इतिहास के बारे में एक बार आखिरकार है। इतिहास को अतीत का सीधे से शब्दों कल क्या कहलाता है? इतिहास। तो ये वो विषय है कि आप पहले कैसे थे और पहले क्या आपका समय रहा था। तो इतिहास का एक शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है कि भाई अतीत काल की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहा जाता है। वो विषय जो आपको बीते हुए कल के बारे में बताता है उसको कहते हैं इतिहास। अब कोई तो ऐसा पहला व्यक्ति होगा ना, देखो अगर इतिहास की अगर अपन सीधी सी अगर ये बात करें कि इतिहास देखो, इतिहास इति का और गठित होना उसको दुनिया इसने बारे में क्या तो इतिहास का तो इतिहास हेरोडोटस इतिहास ये यूनान निवासी था में है। इसके 29 जिनमें एक महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, वहां पड़ता है यूनान। इसको दूसरा नाम है ग्रीस। क्या कहते हैं? ये है यूनान। आज तो ये छोटा सा देश नजर आता है वर्ल्ड के मैप पर, लेकिन कभी ये बहुत बड़े रहा करते थे। तो यूनान का निवासी था हेरोडोटस। 5वीं सदी बीसी में इसने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। ये बुक लिखी थी और ये पहली ऐसी किताब थी जो इतिहास पर लिखी गई थी, बीते हुए कल के बारे में लिखा गया था। इस बुक में ये लिखा गया कि भारत और ईरान के मध्य संबंध कैसे रहे। हमें इसी बुक से पता लगता है कि भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ ना, वो किनका हुआ था? ईरानियों का हुआ था। पहला विदेशी आक्रमण किसका था? ईरानियों का था। और ये जानकारी कौन देते हैं? हेरोडोटस देते हैं। भारत वो देश रहा है जिसके ऊपर पिछले 5000 साल में सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। क्यों? हमारे ऊपर ही ज्यादा आक्रमण क्यों हुए? सीधी सी बात, हम पैसे वाले थे। ज्यादा अटैक किस पर होते हैं? पैसे वालों पर ही होते हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है, दोनों जेब फटी पड़ी है, घर में मूसा कुला बांदरी खा रहा है, तो एक बात बताओ, कोई मेरे ऊपर आक्रमण क्यों करेगा? कर लो,
ठीक है, अटैक किसके ऊपर ज्यादा होते हैं? क्या पैसे वालों को। इतिहास गवाह है कि हमने पिछले 5000 साल में कभी किसी के ऊपर आगे से आक्रमण नहीं किया। क्यों? हम पैसे वाले थे, हमें बाहर जाके आक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। किसी एक राजा को पैसे की कमी पड़ी तो बगल वाले पड़ोसी पर ही आक्रमण कर लिया कि पड़ोसी पैसे वाला था, ज्यादा दूर जाने की जरूरत है ही क्या। अब किसी को डाका डालना है तो पास में डाल लेंगे, दूर भी क्यों जाना। तो भारत पैसे वाला देश था और पिछले 5000 साल में हमारे ऊपर इतने आक्रमण हुए, आक्रमण हो के हमारी ऐसी स्थिति हो गई। बताओ, आज अगर हमारे ऊपर इतने सारे अटैक ना होते ना, आज अपन पैसे वाले होते बहुत। आप कोचिंग ऐसे नहीं आते पैदल वैदल चलकर, कोई पालकी वालकी आती आपको छोड़ के जाती, हीरे जवाहरातों से ऐसे लदे हुए आते, कोचिंग वाले फीस मांगते न, लो। कोई अच्छी बात कहता न, लो। आपने बड़ी बात की, रहा है बहुत पैसा रहा है, सोने की चिड़िया कह के पुकारते थे हमको, पैसे वाले तो बहुत रहे। इतिहास गवाह है, ये इतिहास आपको यही तो बताता है सब्जेक्ट कि अपन क्या थे यार, क्या हो गए थे, क्या अपना इतिहास रहा है, बुलंद इतिहास रहा है। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसका था? ईरानियों का था। ये पहला आक्रमण था। जब ईरानियों ने आक्रमण किया, इनको सफलता मिली, तो फिर क्या है, और लोग भी आए उसके पीछे पीछे, फिर यूनानी आए, फिर धीरे धीरे आक्रमणों का दौर लगातार चलता रहा। फिर तो ईरानी, यूनानी, तुर्की, अफगानी, बहुत लोगों ने अटैक किए हैं भाई। अटैकों की बहुत लंबी दास्तां है, वो इतिहास आपको सब कुछ बताता है। ठीक है, अब पहला आक्रमण ईरानियों का रहा। ईरानियों में एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था हकमनी साम्राज्य। साम्राज्य कौन सा था? हकमनी साम्राज्य, जिसके संस्थापक थे साइरस। कौन था? साइरस था। साइरस को लगा कि यार एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है, और बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए क्या करना है? पैसा चाहिए, सीधी सी बात है। आपको बड़े साम्राज्य की स्थापना करनी है, पहला आपके पास क्या चाहिए? आपके पास पैसा हो। पैसा हो तो आप ज्यादा ज्यादा सैनिक रखोगे, अच्छी क्वालिटी के हथियार रख सकते हो। मेन चीज क्या है? सिर्फ पैसा। और वो पैसा, इतनी जल्दी पैसा कहां से आएगा? मेहनत से तो आने से रहा कि मैं काम धंधा करूं और पैसा आए। जल्दी से पैसा कैसे आएगा? 2 नंबर से। तो करो आक्रमण। तो अटैक किया भारत पर, जो भारत पर किसी विदेशियों के द्वारा किया गया पहला आक्रमण था। साइरस का आक्रमण असफल आक्रमण था। आपसे कोई पूछे कि भाई ईरान ने सबसे पहले आक्रमण किया तो किस राजा ने किया था? साइरस ने। और उसका असफल आक्रमण था। बाद में उसके वंशज हुए थे दारा प्रथम, उसका सफल आक्रमण था। क्योंकि साइरस जिस रास्ते से भारत से आया था ना, वो रास्ता आक्रमण के लिए नहीं था। जैसे अगर आप देखो, अगर जैसे आप भारत को देखते हैं भाई, तो भारत पर विदेशी आक्रमण है ना, आक्रमण हमेशा एक ही क्षेत्र से ज्यादा हुए हैं। और वो कौन सा एरिया? उत्तर पश्चिम एरिया। अगर आप भारत को देखते हो तो देखो, जो ये एरिया है, यहां तो हिमालय है, यहां हिमालय पर्वतमाला है, और हिमालय पर्वतमाला ने हमेशा भारत को उत्तर से आक्रमण करने से बचाया। एक तरीके से हमारे उत्तरी बॉर्डर का क्या है? प्रहरी रहा है। तो हमारे ऊपर नॉर्थ से आक्रमण नहीं होते थे। क्यों? हिमालय है, और हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जिसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। और बर्फीली हिमालय को पार करना नामुमकिन वाली स्थिति थी। तो इस क्षेत्र से आक्रमण नहीं होते थे। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि भारत प्रायद्वीपीय देश है। हम 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। तो 3 एरिया तो हमारे ब्लॉक हो गए। अगर अटैक करना है तो आप समुद्री यात्राओं से आओ। और पहले समुद्री अटैक नहीं होते थे भाई, बहुत रिस्क होती थी। समुद्रों के रास्ते निकलना अपने आप में बड़ी रिस्क थी। लहरें पता नहीं किसी को कहां से कहां ले जाए। आज तो बड़े बड़े जहाजों में सेंसर वगैरह होते, पहले काहे के सेंसर थे? अगर कहीं भटक गए, लहरें इधर उधर ले गई तो ले ही गई। रास्ते में कोई बताने वाला भी नहीं है, फलाने का घर खाए, डोलते रहो तब तक कोई ना मिल जाए। पता लगा 50 नाव लेके निकले, पहुंची 10 नाव, बाकी इधर उधर निकल लिए। तो एक ही रास्ता था, और वो रास्ता कौन सा था?
ये था। और इस रास्ते में भी चुनौतियां इतनी आसान नहीं थी। यहाँ पर भी क्या था, नदियां है, यहाँ से अपने सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और ये यहाँ पर्वतमाला कौन सी, हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वतमाला के इधर अफगानिस्तान था, यानी कि भारत के इधर से बॉर्डर हिंदू कुश पर्वतमाला से तय होता था। और यहाँ एक दर्रा है खैबर दर्रा, कई बार आपने नाम सुना होगा, खैबर दर्रा। भाई आप बड़े बड़े या ऊंची ऊंची पहाड़ों को कैसे पार करोगे, रास्तों से जाऊं में रास्ते बने होते, दरारें बनी हुई है, और उन्हीं को क्या कहते हैं, दर्रे। तो खैबर दर्रे से एंट्री करते थे। अब क्या है, जो ये आया साइरस आया तो खैबर दर्रे से था, लेकिन ये पंजाब के रास्ते से आने की बजाय ये किस रास्ते से एंट्री कर गया, सिंध प्रदेश के क्षेत्र से। और सिंध प्रदेश के क्षेत्र से एंट्री कर गया, यहां है थार का मरुस्थल। मरुस्थल कौन सा, थार का। और साइरस थार के मरुस्थल में एंट्री कर गया। अब उसको दूर दूर तक ना बंदा दिखे ना बंदे की जात, दूर दूर तक उसको क्या दिखे, केवल रेगिस्तान रेगिस्तान। उसने कहा है कहाँ है राजा महाराजा, कहाँ है किले महल। और यहीं से ही बीच रास्ते में से वापस लौट गए। लेकिन बाद में कभी किसी ने कहा होगा, इसने किसी ने इसको बताया होगा क्या गलत रास्ता पकड़ लिया। आप ये रास्ता पकड़ते पंजाब प्रांत वाला और इधर से एंट्री करते पंजाब से भारत में, ये है सही रास्ता। आप राजस्थान से एंट्री कर रहे थे, जहाँ रेगिस्तान मिलेगा आपको। तो उसके बाद दारा प्रथम का सफल आक्रमण था। और ये जानकारियां मैंने नहीं दी, ये किसने दी, ये हेरोडोटस ने दी। उनसे पता लगा हम इनको इन जानकारियों के बारे में। और साथ ही साथ हेरोडोटस ने अपने देश यूनान के बारे में बताया, जो इतिहास पर लिखी गई क्या थी, पहली बुक थी। चलो ठीक है, ये तो बात रही विश्व इतिहास की। अगर आपसे पूछे भारतीय इतिहास के जनक किसको माना जाता है, इंडियन हिस्ट्री के जनक, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं। मीन, कौन मीन, तो नाम ही ना सुना मैंने, किस मीन का नाम ले रहे हो। मीन कौन सा इतिहासकार हो गया, तो गांव का इतिहासकार तो नहीं बता रहे आप कि हमारे गांव का इतिहासकार है। भारतीय इतिहास के जनक माना जाता है महर्षि कृष्णन द्वैपायन वेद व्यास जी। महर्षि कृष्णन द्वैपायन वेद व्यास जी लगाओ, किसको माना जाता है, वेद व्यास जी को इंडियन हिस्ट्री का जनक माना जाता है। क्योंकि वेद व्यास जी ने क्या लिखी थी, महाभारत के रचयिता और वेदों के संकलन करता। वेद हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी देते हैं। इसके जानकारी देते हैं, जो देखो भारतीय इतिहास के जनक, अरे पता होना चाहिए, भारत के रहने वाले हो बताओ। और कोई आपसे यही पूछ ले, बताओ भारतीय इतिहास के जनक, आप बताओ कर्नल जेम्स टोड, बेइज्जती करवा दो आप तो हमारी। तो भारतीय इतिहास के जनक किसको माना जाता है, वेद व्यास जी को। इनका मूल नाम तो महर्षि कृष्णन द्वैपायन था। इन्होंने वेदों का संकलन किया था। संकलनकर्ता का मतलब समझते हो, वेदों का निर्माण इन्होंने नहीं किया। वेदों को तो अपौरुषेय कहा जाता है। सुनिएगा, देखा एक बार जरा आप, वेद जो है ना, वेदों को तो कहा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है कि वेदों की उत्पत्ति पुरुषों के द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा हुई है। हैं? क्या कह रहे हो? अच्छा, इंग्लिश वर्ड, अच्छा ओके, मुझे पता ही नहीं था। तो आप कह दिया तो ओके, ठीक है। द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है, मिस्टर ठीक है, महर्षि कृष्णन द्वैपायन वेद व्यास जी। ठीक है भाई, वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय, यानी कि इनकी उत्पत्ति या इनका निर्माण मानव के द्वारा नहीं हुआ है। इनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, देवताओं के द्वारा। भगवान ने साहब या गॉड ने इनका क्या है, निर्माण किया। देवताओं ने वेद किनको सिखाए,
ऋषियों को, और ऋषियों ने किन्होंने? अपने शिष्यों को, शिष्यों ने अपने शिष्यों को। और इस प्रकार ये वेद जो है ये चलते रहे, और इनका संकलन किसने कर दिया? वेद व्यास जी ने इनको एक उतार दिया साहब कि ये है, जबकि वेदों का निर्माता वेद व्यास जी को नहीं माना जाता है। वेद कितने हैं अपने? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन सा? आप लोग है ना, एक तो ये इतिहास पूरा पढ़िएगा। वेद अपने 4 ही है। देखो, वो 5वां वेद आप राजस्थान में पढ़ते हो, ये पढ़ते हो कि अपने एक इतिहासकार थे, इतिहासकार कवि थे जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़, और पृथ्वीराज राठौड़ ने ग्रंथ लिखा था बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, उसको कवि दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है, जबकि वेद तो 4 ही है। वो कहने की बात है, कहते हैं वेद 4 ही है। हाँ, आपसे कोई पूछे वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है। जैसे एक राजस्थान में इतिहासकार पढ़ते हैं अपने, वो क्रांतिकारी पढ़ते हैं जमनालाल बजाज, उनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, जबकि गांधी के पुत्र तो 4 ही थे। कहने वाली बात हो गई। ठीक है, तो भाई वेद कितने? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के संकलनकर्ता किनको? वेद व्यास जी को माना। आपको पता है एक वेद को पढ़ने में है ना 12 वर्ष लगते थे। एक वेद का अध्ययन करने में 12 वर्ष लगते थे। और आपकी जो आयु है, कम से कम आपकी आयु 12 वर्ष होना जरूरी है। वेद सीखने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। वेद क्या, किसी भी चीज को सीखने के लिए एक आयु की, एज की आवश्यकता जरूर होती है कि आप किस एज में सीख सकते हो। ये थोड़ी है मैं 4th क्लास के बच्चों को बैठा हूं और इनको ये इंडियन हिस्ट्री पढ़ाए, वो पढ़ेगा क्या? वो भाग जाएगा। उसको कहानी सुनानी पड़ेगी, बहलाना पड़ेगा, तब जाके क्लास में बैठेगा। एक वेद को पढ़ने में कितने वर्ष? 12 वर्ष। और किसी ने अगर एक वेद का अध्ययन कर लिया तो बंदा क्या कहलाता था? वो कहलाता था वेदी। 2 वेद पढ़ लिए तो द्विवेदी, 3 पढ़ लिए तो त्रिवेदी, और 4 पढ़ लिए तो चतुर्वेदी। अब जो 4 वेद पढ़ लेता था ना, तो नाम के आगे क्या लगाता था? चतुर्वेदी। अब किसी के नाम के आगे चतुर्वेदी लगा होता है ना, तो समझ जाना उसके खानदान में कभी किसी ने वेद पढ़े। और जिसके नाम के आगे ना वेदी, ना द्विवेदी, ना त्रिवेदी, ना चतुर्वेदी नहीं लग रहा, इसका मतलब उसके खानदान में कभी किसी ने वेद नहीं पढ़े। और वेद पढ़ना और पढ़ाना सबसे मुश्किल था, इनको पढ़ाना, क्योंकि उस समय जब वेद पढ़ाते थे ना, वैदिक सभ्यता की जब बात करते हैं आप, तो वैदिक सभ्यता में लेखन कला नहीं थी। गुरु बोलता था और शिष्य सुनता था। एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगते थे, और 12 वर्ष आपको वही गुरु के पास रहना पड़ता था, तब जाके आप वेद सीखते थे। सोचो पहले के लोगों की इतनी अच्छी माइंडसेट होगा, सुनने में चीज़ें याद हो जाती है। आज तो अपन हर चीज़ नोट करने की सोचते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि मेरी मेमोरी कैसी है। रियल में सोचो, सुनने में उनके वेद याद हो जाते थे। तो महान कौन था, गुरु या शिष्य? शिष्य। जो देखो, पढ़ाना एक कला है तो पढ़ना भी एक कला होती है, सुनाना एक कला है तो सुनना भी एक कला होती है, कि कौन किसी की बात को कितने अच्छे से सुन रहा है। और सुनने में याद हो जाते थे। बताओ, ऋग्वेद की जब बात करते, ऋग्वेद में मंत्र सिखाए जाते थे आपको देवताओं को याद करने के लिए, देवताओं की स्तुति के लिए। कभी पढ़िएगा, 10,000 से अधिक तो मंत्र है ऋग्वेद में, और जिनकी भाषा कैसी? संस्कृत। सोचो आप, 10,000 से अधिक मंत्र याद कर लेना, कोई लिखा उखा नहीं है, केवल गुरु ने बोला है और शिष्य ने सुना है।
तो उस समय ध्यान केवल बस इसी की पर चलता था, पूरा दिन केवल इसी पर स्टडी होती थी, तब जाके बंदा वेद सीखता था। और चारों वेद सीख लिए तो बंदा क्या कहलाया? चतुर्वेदी। आपने ऋग्वेद सीख लिया तो आप ये चीज सीख गए कि देवताओं को कैसे बुलाया जाता है, उनको याद करने के लिए कौन कौन से मंत्र को उच्चारण किया जाता है, आप ये सीख गए। यजुर्वेद में आपको यज्ञ संपन्न कराने की विधियां सिखाई जाती है कि यज्ञ आप कैसे संपन्न करा सकते हो। सामवेद को संगीत का जनक माना गया है, इसमें नृत्य कला, गायन कला, आप जितने भी सब कुछ है आप सब कुछ इसके अंतर्गत सीख सकते हो। और अथर्ववेद ये सबसे बाद में जुड़ा, इसमें तंत्र विद्या, चिकित्सा पद्धति, इसमें वशीकरण, सारी चीजें इसके अंतर्गत आती थी। ये 4 वेद थे। अब बताओ, जो बंदा चारों वेद सीख लेगा उसका दर्जा ईश्वर के बराबर होता था। राजा भी अपना सिंहासन उसके लिए दे देता था। ये सब आप बैठिए, आपको तो सारा ज्ञान है।